हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 23वां, जिसमें हम एसएसटी के 10 प्रश्नों को देखेंगे जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पर आधारित हैं और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 23वां जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है सभी के लिए उपयोगी है। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 23वां। क्वेश्चन नंबर 1, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए करिकाल ने, ऑप्शन बी विजयालय ने, ऑप्शन सी राजाधिराज ने, ऑप्शन डी राजेंद्र चोल ने। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विजयालय ने। चोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो विजयालय चोल ने की थी और उन्होंने 9वीं शताब्दी में लगभग 850 ईस्वी के पास तंजावुर पर कब्जा कर लिया था और यहीं से चोल वंश की स्थापना की थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी और वह मूल रूप से पल्लवों के अधीन एक सामंत थे। जो विजयालय जो थे वो पल्लवों को हराकर ही उन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और वो पल्लवों के सामंत थे। उन्होंने पल्लवों और पांड्यों की घटती शक्ति का फायदा उठाया और उन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी राजराज चोल, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग, ऑप्शन डी परातंग चोल। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजराज चोल। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजराज चोल ने बनवाया था और ये राजराज चोल ने 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चोल साम्राज्य के महान जीवित चोल मंदिरों में से एक है। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1010 के करीब हुआ था। तो इसका निर्माण जो कराया था वो राजराज चोल ने कराया था और भगवान शिव को। और ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और ये जीवित चोल मंदिर का हिस्सा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर उसमें शामिल है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है और जो दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर भी है। ये जो प्रशांत महासागर है वो बड़ा होने के साथ साथ सबसे गहरा भी है क्योंकि जो मैरियाना गर्त है वो इसी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। जो सबसे गहरा गर्त इसको बोला जाता है मैरियाना गर्त। तो वो मैरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। तो ये बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा गहरा भी है। यह पृथ्वी की सतह का 1/3 से अधिक और पृथ्वी के जल सतह का लगभग आधा हिस्सा कवर करता है प्रशांत महासागर। तो ये बड़ा होने के साथ साथ गहरा भी है। और ये अटलांटिक जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी सागर और आर्कटिक सागर सबसे छोटा महासागर है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस जैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है और यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ये यूरोप को अफ्रीका से और यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। इसको इन दोनों के बीच में ही
अटलांटिक महासागर स्थित है। इसका आकार मानचित्र पर देखने पर अटलांटिक महासागर का घुमावदार और वक्रित आकार एस जैसा दिखाई पड़ता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से महासागर का आकार एस अक्षर के समान दिखाई पड़ता है, तो अटलांटिक महासागर का। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। यह अटलांटिक कटक के कारण सबसे व्यस्त महासागरों में से एक है। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिले में फैला हुआ है। और यह राज्य सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये जैसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश में बालाघाट और मंडला जिले में स्थित है। और इसकी जो विशेषता है वो यह है कि ये रॉयल बंगाल टाइगर और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। जो कान्हा नेशनल पार्क है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बारहसिंघा और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है और इसे कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 9। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 9 है। वैसे तो पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, लेकिन स्थलीय और स्थलीय जो पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं और जो जलीय सीमा से साझा करते हैं वो 2 हैं। जैसे भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जैसे स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं उनमें पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हो गया। तो जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं वो 7 देश हैं और 2 जलीय सीमा साझा करने वाले जैसे श्रीलंका और मालदीव हो गया। तो कुल मिला के जो पड़ोसी देशों की संख्या है वो 9 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और जलीय सीमा श्रीलंका से और मालदीव से साझा करते हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 3 दिन। तो जो धन विधेयक जो राज्यसभा में जाता है, वैसे तो धन विधेयक जो पेश किया जाता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन राज्यसभा में जब ये जाता है तो इसको वापस कितने दिन तक कर सकती है या अपने पास रख सकती है, तो उसका जो समय होता है वो 14 दिन होता है। धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और 14 दिन के पास उसको वापस करना होता है। 14 दिन तक ही विचार कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा को विधेयक प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर उसे सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश को लोकसभा को वापस करना होता है। जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा को या तो सिफारिश मंजूरी दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, लेकिन उसको 14 दिन के भीतर ही उसको लोकसभा को वापस करना होता है। लेकिन उसकी लोकसभा जो होता है वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। यदि राज्यसभा इस अवधि में भीतर विधेयक को वापस करने में विफल रहती है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगर उस विधेयक को राज्यसभा वापस नहीं करती है तब भी उसको पारित मान लिया जाता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार या असंशोधित नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास ये शक्ति नहीं होती है। जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही स्वीकार या लोकसभा में ही पारित किया जाता है और अंतिम निर्णय जो है जो वो 14 दिन के भीतर ही उसको वापस कर सकती है। 14 दिन के बाद अगर वो वापस नहीं किया इसने तो उसे वो पारित मान लिया जाता है वह जिस रूप में वह लोकसभा में आया था। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, धन विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन के भीतर विचार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? ऑप्शन ए साधारण विधेयक पर, ऑप्शन बी धन विधेयक पर, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से दोनों। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक पर।
संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों पर ही बुलाई जा सकती है यदि दोनों सदनों में असहमति हो तो जो संयुक्त बैठक है वो सिर्फ राष्ट्रपति ही आहूत करता है, और जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जाती है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। और संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों की असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए आइंस्टाइन ने, ऑप्शन बी रेचल कार्सन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेचल कार्सन ने। साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है वो रेचल कार्सन ने लिखी थी। यह 1962 में प्रकाशित हुई थी और कीटनाशकों, विशेष रूप से डीडीटी के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताती है। तो ये जो इनकी पुस्तक है रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग, ये जो डीडीटी जो कीटनाशक होता है उसका जो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। और ये जो रेचल कार्सन थे वो एक समुद्री जीव विज्ञानी और लेखिका और पर्यावरणविद थी ये रेचल कार्सन। तो ये भी याद रखना है कि ये लेखिका के साथ साथ एक जीव विज्ञानी भी थी। और इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डालती है। तो ये पर्यावरणविद थी, तो जो कीटनाशकों के द्वारा जो पर्यावरण पर, हमारे एनवायरनमेंट पर जो प्रभाव पड़ता है तो उन प्रभावों को उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें बताया है, जिसमें पक्षियों और आबादियों पर डीडीटी का प्रभाव भी शामिल होता है। जितने भी कीटनाशक जो प्रयोग किए जाते हैं खेती में तो उनका सभी का प्रभाव जीवों पर और पौधों पर सभी पर पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। तो साइलेंट स्प्रिंग में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके परिणाम स्वरूप कीटनाशकों के उपयोग पर कड़े नियम बनाए गए। तो जो ये इनकी जो पुस्तक थी साइलेंट स्प्रिंग, तो उसका प्रभाव पड़ा और उसके इनके जो पुस्तक के बाद जो इसके परिणाम स्वरूप इसके जो कीटनाशकों का उपयोग था उसके उपयोग में कमी लाई गई और उसके लिए कड़े नियम बनाए गए कि इनका जो कीटनाशक है इनका कम मात्रा में उपयोग किया जाए, या फिर जैसे या तो जब ज़रूरत हो तभी किया जाए या ज़रूरत जब ना हो तो उनको उपयोग ना किया जाए। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑप्शन बी CO2 में वृद्धि, ऑप्शन सी नाइट्रोजन में कमी, ऑप्शन डी ओजोन का निर्माण। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी CO2 में वृद्धि। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है वो मानवीय गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की अत्यधिक मात्रा का बढ़ना है। और इन गैसों के मुख्य जो स्रोत होते हैं वो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। इनको जलाने से जो CO2 वायुमंडल में हमारे जाती है तो उससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। और वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं, क्योंकि वनों की कटाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शोषित होती है तो उसका जो स्तर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वनों की कटाई से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये गैसें सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। तो जीवाश्म ईंधनों का जलाना, वनों की कटाई, कृषि में उर्वरकों का प्रयोग हो गया और अत्यधिक उपयोग से जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें भी उत्सर्जित होती हैं। और औद्योगिक क्रियाएं और परिवहन में जैसे जो भी धुआं निकलता है पेट्रोल डीजल के दोहन से, तो उससे हमारी जो CO2 गैस निकलती है तो हमारे पर्यावरण के जो तापमान होता है उसको बढ़ाती है। तो इससे जो ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है वो CO2 में वृद्धि है। तो ये थे हमारे SST के 10 प्रश्न। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे। धन्यवाद।